अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हो तामीर इरशाद का मल्टीमीडिया प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपका मेज़बान एजाज डार। नाजरीन, आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर मुजफ्फर जान साहब, जिन्होंने हाल ही में एलडी अस्पताल श्रीनगर के मेडिकल स्टूडेंट के बतौर अपना ओहदा संभाला। तो उनसे हम बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि उनके लिए ये किस तरह की कोशिशें होंगी कि अस्पताल के जो पेशेंट केयर है उसको आगे ले जाए, और भी दीगर कुछ सवालात है उनसे जानेंगे और उनसे बात करेंगे इस हवाले से। डॉक्टर साहब, आपका खैर मकदम है हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर एंड साहब, गुड। मेरा पहला सवाल जो आपसे यही रहेगा कि आपने हाल ही में जो एलडी अस्पताल, जो वादी कश्मीर का सबसे बड़ा अस्पताल माना जाता है, तो उसका एज मेडिकल सुपरिटेंडेंट आपने ओहदा संभाला है, तो किस तरह के चैलेंजेस रहेंगे जो यहाँ के जो मेडिकल केयर है या जो पेशेंट केयर है उसको आगे ले जाने के लिए? मैंने रिसेंटली ज्वाइन किया, अभी 23rd को मैंने ज्वाइन किया यहाँ पर। तो ये जो हॉस्पिटल है, एलडी हॉस्पिटल, ये वादी का सबसे बड़ा गायनी हॉस्पिटल है जो पूरी वैली को कैटर करता है। यहाँ पर बहुत रश रहता है, पेरिफेरी से पेशेंट आते हैं, सिटी के पेशेंट हैं। तो हॉस्पिटल माशाल्लाह पहले से ही ठीक तरह से चल रहा है। अभी मेरी ये कोशिश होगी कि मैं जो पेशेंट केयर को बेटर करने की कोशिश करेंगे, जैसे चल रहा है उसमें इम्प्रूवमेंट होने की कोशिश करेंगे। पेशेंट्स को बेटर फैसिलिटीज़ अवेलेबल होनी चाहिए, जो वेटिंग टाइम है वो कम होना चाहिए, जो सिजेरियन के लिए उनको ज़्यादा टाइम वेट करना पड़ता है, कोशिश करेंगे कि वो कम हो जाए, उनका वेटिंग टाइम कम हो जाए। बाकी फैसिलिटीज़, ड्रग्स, ट्रांसपोर्ट, सब कुछ उसमें हम बेहतरी लाने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब, अगर देखा जाए कि वादी कश्मीर के दीगर अस्पताल भी जहाँ ये गायनी जो होती है वो वहाँ पे होती है, लेकिन जब हम देखते हैं फिर आखिर पर जब उनको कहीं नजर नहीं आती है वो आप पहुँचते हैं एलडी अस्पताल में, उससे यहाँ काफी रश बढ़ जाता है। तो आपके पास कितनी कैपेसिटी यहाँ पेशेंट की है और कितने को आप हर रोज अकोमोडेट करते हो, मुझे थोड़ा सा बताएं। मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, जो 10 साल पहले सिनेरियो था वो अभी नहीं है। यहाँ एलडी हॉस्पिटल से ही बहुत बहुत सारे पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स निकले हैं डिग्री करके, एमडी एमएस इन गायनियोब्स। वो पेरफिज में काम कर रहे हैं। पेरफिज में भी हॉस्पिटल अच्छी तरह से अब चल रहे हैं, सिजेरियन हो रही हैं, एलएसएस उधर हो रहे हैं, नॉर्मल डिलीवरीज भी हो रही हैं। बड़गाम ले लो आप, बारामूला, पाटन, हर एक जगह काम कर रहे हैं। उसकी वजह से भी थोड़ा लोड इधर कम होता है, लेकिन जो हाई रिस्क पेशेंट होते हैं वो सब इधर आते हैं, उनको वो वहाँ पर मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। हाई रिस्क पेशेंट सारे इधर आते हैं, वो अल्टीमेटली इधर ही लैंड हो जाते हैं, उनको हमें यहाँ ही मैनेज करना पड़ता है। तो हमारा डेली जो ओपीडी रहता है वो कोई 550 के अराउंड, 600 के अराउंड होता है हमारा ओपीडी, गायनी ओपीडी। तो एडमिशन हमारा कोई 70 टू 18-90 तक जाता है पर डे इंडोर। एलएसएस ऑन एन एवरेज पर डे 50 तक होते हैं, और नॉर्मल डिलीवरीज भी 25-30 के अराउंड होती हैं। तो साहब, आपने कहा, अगर हम देखा जाए अक्सर यही शिकायत रहती है कि जब यहाँ पेशेंट पहुँच जाता है तो उसको लेबर रूम में 2 दिन 3 दिन रखा जाता है, फिर पेशेंट शिकायत करते हैं कि उन्हें कोई केयर नहीं किया गया। तो इस तरह की कोशिशों को ख़त्म करने के लिए आपकी तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी ताकि ऐसा वाक़ा आइंदा पेश ना आए और जो पेशेंट है उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट केयर मिले? नहीं, ये गलत फहमी है लोगों को कि पेशेंट को ज़बरदस्ती लेबर रूम में वेट कराया जा रहा है। ऐसी बात नहीं। यहाँ पर पेशेंट्स की सिलेक्शन हो जाती है लेबर रूम, पहले कैजुअल्टी में, कैजुअल्टी फिर उनको डिफरेंट सेक्शंस में भेजा जाता है। जो कैजुअल्टी में उनको लगेगा कि इमरजेंसी, इसको इमीडिएट एलएसएस चाहिए, उसको डायरेक्टली थिएटर भेजते हैं। जिसको अब नॉर्मल डिलीवरी की पॉसिबिलिटी होती है उसको लेबर रूम में भेजते हैं। फिर लेबर रूम में किसी की डिलीवरी 2 दिन के बाद भी होती है, 1 दिन के बाद भी होती है, 3 दिन के बाद भी होती है। उसमें एक सेट प्रोटोकॉल है, वही फॉलो करते हैं। अननेसेसरी किसी को लेबर रूम में ज़बरदस्ती हम नहीं रखते हैं, उसको ऐसे वेट नहीं कराते हैं। एक किस्म का वो सिलेक्शन होता है, पेशेंट सिलेक्शन। हाई रिस्क को पहले प्रायोरिटी होती है, पहले हमें जान बचानी होती है, माँ की भी बच्चे की भी। और उस तरह वो बात नहीं है कि ज़बरदस्ती पेशेंट्स को लेबर रूम में रखा जाता है। जैसे मैंने पहले भी बताया है कि आज से 10-15 साल पहले लेबर रूम में बहुत ज़्यादा रश होता था इधर। पेशेंट्स नीचे फ्लोर पे होते थे, 10-10, 20-20 पेशेंट फ्लोर पे, कुछ पेशेंट्स की उधर ही फ्लोर पे ही डिलीवरी होती थी। अभी मैंने राउंड करके 1-2 दिन में देखा है कि फ्लोर पे कोई पेशेंट नहीं होता है, हर एक पेशेंट बेड पे होता है, एक बेड पे एक ही पेशेंट होता है। इवन वार्ड्स का राउंड मैंने किया है, हमारी बेड ऑक्यूपेंसी रेट 60% है। इट मीन्स 40% बेड्स हमारी खाली है। तो माशाल्लाह की इम्प्रूवमेंट हुई है। नया इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्चुअली पेशेंट्स कम नहीं हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ गए, हमारे बेड्स बढ़ गए हैं, फैसिलिटीज बढ़ गई हैं, अच्छा। और डॉक्टर्स का नंबर बढ़ गया है। जल्दी हम डिस्पोज ऑफ कर लेते हैं पेशेंट्स को, इस वजह से कुछ बेड्स खाली रह जाते हैं।
डॉक्टर साहब आपने कैपेसिटी की बात की, चलो आपने कहा है कि मरीज़ों के लिए बेहतर से बेहतर सहूलियत है, लेकिन अटेंडेंट जो उनके साथ होते हैं, हम्म। वो काफ़ी ज़्यादा भीड़ में आ जाते हैं, भीड़-भाड़ में आ जाते हैं, फिर जगह ऑक्यूपाई करते हैं। तो इस रश को कम करने के लिए आप क्या कर रहे हो और क्या कुछ अटेंडेंट के लिए आपकी वो मैसेज रहेगी हम्म। ताकि वो अस्पतालों में गैर ज़रूरी तौर पर अपनी जगह कायम ना करे? हम्म। पहले मैं अटेंडेंट्स को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कम से कम पेशेंट के साथ कम से कम अटेंडेंट आए। 2-3 अटेंडेंट चाहिए होते हैं, या ज्यादा 2 या ज्यादा से ज्यादा 3। बीच में अब ये एक जगह एक ये समझो आप जो कि है कि एक जगह पर ऐसे ही फिर पेशेंट्स को, जब बहुत सारे अटेंडेंट जमा हो गए गाड़ी में, फिर पेशेंट उनको घर में ही रह गया था। एलडी पहुंच के उनको पता चला पेशेंट घर में ही रह गया, इतनी सारे अटेंडेंट आए थे। तो अटेंडेंट्स को कम से कम आना चाहिए। तो बाकी हमने इधर अटेंडेंट्स के लिए सराई भी है, अटेंडेंट सराई हमारे पास अवेलेबल है, उनको भी हम फैसिलिटीज दे रहे हैं। यहाँ पर सेंट्रल हीटिंग है, सारा सेंट्रली हीटेड है, गर्मी इधर अच्छी है, अटेंडेंट्स को भी कोई इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही है। पार्किंग प्रॉब्लम अब थोड़ा बहुत हर एक हॉस्पिटल में है, लेकिन मैंने देखा है कि मैं दूसरे हॉस्पिटल से भी आया हूँ, वहाँ के कंपैरिजन में इधर पार्किंग फैसिलिटी बेटर है। और हमारे पास सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी वाले हैं 70-80, वो भी अच्छी तरह से मैनेज कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कोई। अटेंडेंट्स को भी हम अच्छी तरह से फैसिलिटेट कर रहे हैं। डॉक्टर साहब अगर बात करें गुज़श्ता साल हाल ही में यहाँ पे एक वाक़या पेश आया जिसमें एक फेक डॉक्टर को पकड़ा गया है हम्म। हॉस्पिटल के अंदर। तो हम्म। आपकी जानिब से क्या कुछ कोशिश होगी कि इस तरह के वाक़ात के रोकथाम के लिए और आइंदा एक ऐसा वाक़ा पेश ना आए अस्पताल में? वो एक्चुअली उसको पुलिस ने उसी टाइम पकड़ लिया, हम डॉक्टर साहब नहीं कहेंगे उसको, वो क्राइम ब्रांच के पास अभी केस है। मैं उसके सिलसिले में भी क्राइम ब्रांच से कल ही मिल के आया उनसे, वो अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। वो भी उसका पता नहीं वो कौन था, वो कोई टाउट था या कुछ मेंटल इलनेस थी उसको, क्या था वो भी अंडर, वो प्रूव भी चल रहा है उसका। तो उसको हमने ऑन टाइम पकड़ लिया, उनके हवाले कर दिया। यहाँ पर पहले ही सीसीटीवी कैमराज इंस्टॉल्ड है। अब हमें गवर्नमेंट की डायरेक्शन है, इसमें हमने और भी ऐड किए हैं और कर रहे हैं। और गवर्नमेंट की डायरेक्शन है कि सिक्योरिटी भी हम बढ़ा रहे हैं। मैंने प्रिंसिपल साहब को लिखा है कि हमें 10 बंदे और चाहिए और सीसीटीवी कैमराज की अपग्रेडेशन होनी चाहिए। तो मैं खुद इसका अब नोट ले रहा हूँ, मैं हर एक सेक्शन में खुद ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि कोई उस तरह की मूवमेंट तो नहीं हो रही है, क्योंकि हमने खुद एमबीबीएस किया हुआ है, एमडी किया हुआ है, हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कौन फेक डॉक्टर है और कौन रियल डॉक्टर है। हम अब सब ये अब कॉशियस हो गए उस दिन से। अदरवाइज भी हम कॉशियस ही होते हैं, लेकिन चूंकि ये बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, ऐसे छोटे मोटे इंसिडेंट कभी कभी वैसे होने नहीं चाहिए, लेकिन उस दिन हो गया बदकिस्मती की वजह से। तो हम अपना सिस्टम अपग्रेड कर रहे हैं, इंशाल्लाह आगे से ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। डॉक्टर साहब मेरा एक अहम सवाल आपसे ये है, आप बारन यहाँ हो, इंटर्नी यहाँ पे आप और आज एमएस की कुर्सी पर आप यहाँ पे बैठे हो, तो बिल्कुल। कितनी फ़र्क आपको दिख रही है? बारन के टाइम तो पता नहीं हो, चलो इंटर्नी के टाइम और इस टाइम में आपको कितनी फ़र्क दिख रही है? आप सच बोल रहे, बर्थ के टाइम का पता नहीं होगा, लेकिन मदर से सुना मैंने, या फिर जब मैं इंटर्न था यहाँ पर, इंटर्नशिप का मैंने आपको अभी बोला कि यहाँ पर डिलीवरीज फ्लोर पे होती थी, तब लेबर रूम के फ्लोर पे, और बहुत ज़्यादा रश होता था, गाड़ियों में भी डिलीवरीज होती थी बाहर। उसके कंपैरिजन में भी बहुत फ़र्क है। मैंने लेबर रूम में देखा है, अभी फ्लोर पे कोई पेशेंट नहीं था, बेड ऑक्यूपेंसी थी फुल 100%। लेकिन बहुत फ़र्क है तब से लेके अभी तक, बहुत फ़र्क है। इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप हो गया, बेड्स बढ़ गए हैं, इंस्ट्रूमेंट्स नए आ गए हैं, डॉक्टर्स का नंबर बढ़ गया है, फैकल्टी बढ़ गई है, पेशेंट केयर बहुत इम्प्रूव हुआ है, बहुत ज़्यादा। तो साहब मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि पेशेंट्स और डॉक्टरों के दरमियान एक रिश्ता कायम करने के लिए आप अपनी तरफ से क्या ज़ाती तौर पर कोशिश करोगे ताकि जो एक पेशेंट हो या उसको डॉक्टर और पेशेंट उसमें वो दूरियां ना रहे? हम्म। आप मेरा किसी से भी पूछ सकते हो, मैं रिसेंटली एसएमएस से ट्रांसफ़र होके आया हूँ कि मेरा पेशेंट्स के साथ क्या क्या रिलेशन है। मैंने कभी अपना दरवाज़ा पेशेंट्स के लिए बंद नहीं रखा है, मेरा गेट हमेशा खुला होता है पेशेंट्स के लिए। पेशेंट फ्रीली आते हैं, किसी को कंसेशन चाहिए, कोई बीपीएल के अंडर होता है, कंसेशन चाहिए, फैसिलिटेट करने की ज़रूरत है, मैं अपने गेट कीपर को भेजता हूँ उधर। हमारा रोल ही है, हमें हमारा काम ही है पेशेंट केयर। हमें गवर्नमेंट ने जो पोर्टफोलियो प्रोफाइल है हमारा, वो पेशेंट केयर है। तो हमारी तरफ से पेशेंट्स के साथ हम 100% हमारा सपोर्ट रहेगा। डॉक्टर साहब आपका हमारे साथ बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।